तो हम कोई भी एप्लीकेशंस को सस्पेंड कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो इमिग्रेशन को बंद कर देंगे और फिर हमें कनाडा की पीआर मिल जाती है। गवर्नमेंट के ऊपर आप डिपेंड नहीं हो सकते। हाँ, तो इमेजिन करो कि आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो अपनी 2 साल की पढ़ाई करने के लिए। आप कनाडा के अंदर ओंटारियो प्रोविंस को चूज करते हो। ओंटारियो के अंदर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपना 2 साल का कोई डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स परस्यू करते हो। बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई होगी या बढ़िया मार्क्स आ गए हैं, सिस्टम एकदम सेट है। अब पढ़ाई के बाद आपको टेंशन होती है कि भाई मेरे को कनाडा की पीआर लेनी है, क्योंकि मैं कनाडा के अंदर पक्का होना चाहता हूँ, यहाँ पे सेटल होना चाहता हूँ, जॉब शॉप बिजनेस सारी चीज़ें करना चाहता हूँ। फिर आप रिसर्च करना स्टार्ट करते हो कि भी किस तरीके से मैं कनाडा की पीआर ले सकता हूँ। आपको पता लगता है कि भी कोई एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनानी होती है, हमें कुछ स्कोर मिलता है, हमारा स्कोर अगर कट ऑफ से ऊपर होता है तो हमें आईटीआई मिल जाती है, फिर हम पीआर अप्लाई कर सकते हैं और फिर हमें कनाडा की पीआर मिल जाती है। तो आपको उसके बाद पता लगता है कि भी कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास कोई कैटेगरी होती है, क्योंकि मैंने कनाडा के अंदर पढ़ाई की है, मे बी मैं जॉब करूंगा कनाडा के अंदर, तो कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू मैं पीआर ले सकता हूँ। तो फिर आप देखते हो कि भी कितना कट ऑफ होता है, क्या मेरे को क्लियर करना होगा। तो आपको पता लगता है भी जो कट ऑफ है वो तो 533, 534 ऐसा चल रहा है। ये क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेरी प्रोफाइल तो इतना स्कोर नहीं बना पाएगी। तो फिर आप ऑल्टरनेट रूट्स देखना शुरू करते हो कि और कौन से तरीके से मैं पीआर ले सकता हूँ। तो आपको पता लगता है प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के बारे में, कि अगर मैं किसी प्रोविंस की प्रोविंशियल नॉमिनेशन ले जाता हूँ तो उस केस में मेरे सीआरएस स्कोर में 600 पॉइंट ऐड हो जाएंगे, तो उस केस में तो कनाडा की पीआर हो ही जाएगी। तो आप देखते हो कि भी मैंने तो ओंटारियो के अंदर पढ़ाई की है, तो मैं देखता हूँ कि ओंटारियो का कोई प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम है, तो आपको पता लगता है कि भी OINP नाम का एक प्रोग्राम है, ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम। इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अगर मैं किसी कैटेगरी के थ्रू अपनी OINP ले लेता हूँ तो फिर तो यार पक्का पीआर हो ही जाएगी। तो आपको पता लगता है हाँ भी एक कैटेगरी के अंदर आप एलिजिबल हो, आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो, एप्लीकेशन फीस जो $1500 है वो सबमिट करते हो, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में चली जाती है। लेकिन 1.5 से 2 सालों की प्रोसेसिंग के बाद आपको ये पता लगता है कि आपकी जो OINP की एप्लीकेशन है ना, उसको कैंसिल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। मतलब आप एलिजिबल थे, अगर प्रोसेसिंग कंप्लीट होती तो आपको PNP मिल जाती और इवेंचुअली आप अपनी पीआर भी ले लेते, लेकिन आपकी एप्लीकेशन को पूरे तरीके से प्रोसेस ही नहीं किया गया, उसको सिंपली कैंसिल कर दिया है। अब बहुत ही हैरान करने वाली ये चीज़ है, कभी लगेगा कि भी ये तो चीज़ इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी अथॉरिटी नहीं कर सकती, लेकिन डेफिनेटली पास्ट में ऐसा हो चुका है। कनेडियन गवर्नमेंट 2 बार मास में एप्लीकेशंस को सस्पेंड या फिर कैंसिल कर चुकी है। 2012 में बहुत सारी FSW एप्लीकेशंस को, फेडरल स्किल्ड वर्कर वाली एप्लीकेशंस को कनेडियन गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया था, और 2014 में जो वो इन्वेस्टर वीजा वाली एप्लीकेशंस होती है ना, उनको कैंसिल कर दिया गया था। और 31 अक्टूबर 2025 को ओंटारियो गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि भैया 31 अक्टूबर 2025 के बाद कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे, जिनके बारे में अभी वीडियो में आगे बात करेंगे, तो उन फैक्टर्स के बेसिस पे हम एनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को सस्पेंड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं या फिर रिटर्न कर सकते हैं। और साथ के साथ जो फीस वगैरह है ना $1500 की, वो भी वापस कर दी जाएगी, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के सपने टूट जाएंगे। अब देखो यार, ओंटारियो की गवर्नमेंट ने 18 कुछ फैक्टर्स बताए हैं कि भाई इनमें से अगर कोई चीज़ हो जाती है तो हम कोई भी एप्लीकेशंस को सस्पेंड कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं। अब 18 की 18 इस वीडियो में बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मेन आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर सारे के सारे फैक्टर्स के बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो हर साल हर एक प्रोविंस को कुछ फेडरल नॉमिनेशन स्पॉट्स अलॉट करती है। तो ओंटारियो को भी मिलते होंगे, तो किसी साल में अगर वो स्पॉट्स फुल हो जाते हैं तो उसके बाद कोई एप्लीकेशंस होंगी, तो उन एप्लीकेशंस को जो ओंटारियो गवर्नमेंट है वो सस्पेंड कर सकती है या फिर कैंसिल कर सकती है। अब दूसरा फैक्टर ये है कि भाई ऑलरेडी अगर OINP की बहुत सारी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में है, मतलब उनके जो डिसीजंस हैं वो पेंडिंग है, तो उस केस में जो प्रोग्राम डायरेक्टर है ना, वो नए एप्लीकेशंस के इनटेक को टेम्परेरीली पॉज कर सकता है, या फिर अगर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं तो वर्कलोड को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए काफ़ी एप्लीकेशंस को वो सस्पेंड कर सकते हैं या फिर रिटर्न कर सकते हैं। फीस फूस रिफंड हो जाएगी, लेकिन दिक्कत वाली चीज़ है, एप्लीकेशन सस्पेंड हो जाएंगी। अब देखो यार, ओंटारियो एज ए प्रोविंस का भी अपना एक एनुअल टारगेट होता है कि भाई इस साल हमने इतने लोगों को ओंटारियो की प्रोविंशियल नॉमिनेशन देनी है। अगर किसी साल वो जो टारगेट है वो फुलफिल हो जाता है, जब भी वो फुलफिल होता है तो उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस होंगी उनको वो सस्पेंड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो एक बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे कि भाई इतना हमने प्लान किया था, इतनी हमारी प्रोसेसिंग की कैपेसिटी है और इतनी हम एप्लीकेशंस को अप्रूव कर चुके हैं, तो बैलेंस बना के चलना पड़ेगा ताकि जो प्रोसेसिंग टाइम्स हैं वो ज़्यादा ना हो जाएं। और फेडरल गवर्नमेंट का भी अपना एक एनुअल टारगेट होता है कि भाई इस साल हम PNP के थ्रू इतने लोगों को कनाडा की PR देंगे। तो जब भी उनका वो टारगेट मीट हो जाता है तो उसके बाद वो PNP की एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट आता है तो उस केस में जो ओंटारियो की गवर्नमेंट है एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को कैंसिल कर देगी। तो ये भी सीन है। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या फिर उनके जो टारगेट्स हैं या फिर उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, अनाउंसमेंट्स वगैरह आती हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। तो
तो अगर ऐसी कोई अनाउंसमेंट आती है, ऐसी कोई कम्युनिकेशन ओंटारियो की गवर्नमेंट को की जाती है, तो उस केस में जो प्रोग्राम का डायरेक्टर है वो OANP की एप्लीकेशंस को टेम्परेरीली या तो पॉज कर सकता है या फिर एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को कैंसिल कर सकता है। अब यार काफी टाइम से मुद्दा बना हुआ है कि जो बड़ी बड़ी प्रोविंसेस हैं जैसे कि ओंटारियो या फिर ब्रिटिश कोलंबिया, वहां पे ओवर इमिग्रेशन होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो उस केस में इमिग्रेशन और एम्प्लॉयमेंट के रेट को अलाइन करने के लिए जो ओंटारियो की गवर्नमेंट है ना, उसको अगर पता लगता है कि भी किसी पर्टिकुलर रीजन में या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इमिग्रेशन की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में वो उस पर्टिकुलर सेक्टर या फिर रीजन में जो OINP की एप्लीकेशंस हैं उनको टेम्परेरीली सस्पेंड कर सकती है, कैंसिल कर सकती है या फिर नया इनटेक पॉज कर सकती है। अब जो ओंटारियो की गवर्नमेंट है वो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी को एक बहुत मेजर फैक्टर मानती है इन डिसाइडिंग इमिग्रेशन लेवल्स या फिर इन टेकिंग इमिग्रेशन डिसीजंस। तो अगर ओंटारियो की गवर्नमेंट को पता लगता है कि भी ओवर इमिग्रेशन की वजह से किसी पर्टिकुलर जगह पे जो हाउसिंग के प्राइसेस हैं वो अफोर्डेबिलिटी वाली रेंज से बाहर जा रहे हैं, तो उस केस में वहां पे भी OINP की एप्लीकेशंस को पॉज किया जा सकता है, नए इनटेक को पॉज किया जा सकता है या फिर जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं जिसकी वजह से लगता है कि भी ओवर इमिग्रेशन हो जाएगी तो उनको सस्पेंड किया जा सकता है। अब काफी सारे लोगों का ये भी कहना है कि कनाडा के अंदर या फिर पर्टिकुलरली बड़ी प्रोविंसेस जैसे कि ओंटारियो या फिर ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर ज्यादा इमिग्रेशन होने की वजह से जो पब्लिक सर्विसेज है या फिर जो मेडिकल सिस्टम है, पूरा हिसाब किताब है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है क्योंकि इतना वो एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी नहीं है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो उस केस में अगर ओंटारियो की गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कुछ रीजन्स में पब्लिक सर्विसेज के ऊपर या फिर मेडिकल सिस्टम के ऊपर या फिर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो उस केस में वहां पे वो ज्यादा या फिर एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को सस्पेंड कर सकते हैं ताकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको सस्टेन किया जा सके। एक बहुत ही खतरनाक फैक्टर की वजह से ओंटारियो की गवर्नमेंट बहुत सारी एप्लीकेशंस को कैंसिल कर सकती है या फिर सस्पेंड कर सकती है। तो बेसिकली अगर कोई वाइड स्प्रेड इशू आइडेंटिफाई होता है कि भैया पता लगता है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं एप्लीकेशंस के अंदर, या फिर फ्रॉड जॉब ऑफर्स मतलब फेक जॉब ऑफर्स बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर हो रखे हैं, या फिर जो एम्प्लॉयर्स हैं लार्ज स्केल पे गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ गलत काम हो रहा है इमिग्रेशन को लेके, तो उस केस में अगर ओंटारियो की गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में पता लगता है तो वो बहुत सारी एप्लीकेशंस को लार्ज स्केल पे सस्पेंड कर सकती हैं, कैंसिल कर सकती हैं, रिटर्न कर सकती हैं। अब मान लेते हैं कि आपने ओंटारियो के अंदर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, 1 या 2 साल आपने जॉब की, जॉब करने के बाद आपके एम्प्लॉयर ने आपको सपोर्ट कर दिया OINP की एप्लीकेशन डालने के लिए, आपने OINP की एप्लीकेशन डाल भी दी, 6 महीने तक प्रोसेसिंग चली, लेकिन फिर आप वो जॉब छोड़ के किसी और प्रोविंस में चले जाते हो या फिर अपनी जॉब वगैरह चेंज कर लेते हो, और जब तक आपकी फाइल का नंबर आता है 1.5-2 सालों के बाद प्रोसेसिंग के बाद जब आपकी फाइल का नंबर आता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता लगता है कि एक तो आप जॉब नहीं कर रहे, ऊपर से जो आपकी जॉब की डिमांड है ओंटारियो के अंदर वो अब नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी एप्लीकेशन को रिटर्न किया जा सकता है, क्योंकि ओंटारियो गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है वो ये है कि भी इमीडिएट जो इकोनॉमिक डिमांड है उसको फुलफिल किया जाए, मतलब ऐसा हो सकता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज हो जाएगी। तो अगर आप ऐसी कोई भी प्रोविंशियल नॉमिनेशन किसी जॉब के थ्रू अप्लाई करते हो तो जब तक आपको PNP नहीं मिलती, अप्रूवल नहीं होता, जॉब वगैरह मत छोड़ना। अब लेटर से आपने अपनी OINP की एप्लीकेशन डाली, आपकी फाइल का नंबर आया, प्रोसेसिंग वगैरह स्टार्ट होना शुरू हुई, लेकिन जो भी बंदा प्रोसेस कर रहा है, जो भी प्रोग्राम डायरेक्टर है, उसको ये लगता है कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट या फिर वेज की हिस्ट्री है वो प्रोविंस की इकोनॉमिक प्रायोरिटी के साथ मैच नहीं करती है, तो उस केस में भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिटर्न की जा सकती है। मतलब अगर प्रोविंस को ये लगता है कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो सस्टेनेबल नहीं है या फिर जो प्रोविंस के मिनिमम थ्रेशोल्ड्स हैं उनको मीट नहीं करती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो मतलब एप्लीकेशंस रिटर्न हो सकती है। अब इसके अलावा भी यार बहुत सारे फैक्टर्स हैं, टोटल 18 फैक्टर्स ओंटारियो की गवर्नमेंट ने दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया हुआ है उस पे जाके आप सारी की सारी चीजें पढ़ सकते हो, आपको सारा हिसाब किताब समझ आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आपने OINP की एप्लीकेशन डाली, 1.5 साल के बाद एकदम से ओंटारियो की गवर्नमेंट ने आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया, रिटर्न कर दिया, सस्पेंड कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको एक इन्विटेशन नहीं, आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, 30 दिन का आपको टाइम मिलेगा, आपको प्रॉपर तरीके से सारी एक्सप्लेनेशन वगैरह देनी होगी, उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा ओंटारियो गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई एप्लीकेशन आगे प्रोसेस की जाएगी या फिर सस्पेंड की जाएगी। तो ये हिसाब किताब है, ऐसा नहीं है कि एकदम से चीजें कैंसिल हो जाएंगी। अब ये अनाउंसमेंट सुन के काफी सारे लोगों को लगेगा कि भैया ये तो बहुत ही अनफेयर चीज है कि भाई हो सकता है कोई बंदा 6 महीने से, कोई 1 साल से, कोई 1.5 साल से, या फिर मे भी कोई बंदा 2 साल से अपनी एप्लीकेशन के प्रोसेस होने का वेट कर रहा था कि जैसे मेरी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, अप्रूव होगी, मेरे को PNP मिलेगी, उसके बाद मैं अपनी कनाडा की PR अप्लाई करूंगा। अब लेटर से 2 साल के बाद अगर ओंटारियो की गवर्नमेंट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है तो बंदे के पास तो 1 ही साल बचेगा, और ये भी हो सकता है कि भाई आखिरी के 2 साल थे कि भाई मेरे पास तो बस 15 दिन बचे हैं, उसके बाद तो मेरा PGW भी खत्म हो रहा है, अब मैं कहाँ से फ्रेश स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, कैसे कनाडा की PR लूँ। तो डेफिनेटली ये बहुत ही अनफेयर चीज़ है, पॉलिटिक्स है, क्या है पता नहीं, जो भी अनाउंसमेंट है अब इसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मतलब मेरा तो ये कहना है कि जो OINP है पहले से ही बहुत ज़्यादा
मुश्किल है। तो इसलिए ऑल्टरनेट जो रूट्स हैं उनको देखना शुरू करो। फ्रेंच अगर आप सीखना चाहते हो, मतलब मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं बता सकता, आपको खुद से अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी कि कैसे हो सकता है, या फिर कोई बढ़िया जो कंसल्टेंट है उससे जाके अपनी सारी डिस्कशन कर सकते हो कि भी एक तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास कैटेगरी तो है, उसके थ्रू अगर हम कनाडा के अंदर 1-2 साल जॉब कर लेते हैं तो एक तो वो तरीका है। एक तरीका हो गया फ्रेंच सीखना। तो मैं जिस फील्ड के अंदर काम करता हूँ, अगर मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर हूँ या फिर मैं फूड सेक्टर के अंदर हूँ या फिर फलाना ढिमकाना किसी भी इंडस्ट्री के अंदर मैं काम करता हूँ, तो उस हिसाब से मेरे लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं कनाडा की पीआर लेने के, मैं किस प्रोविंस के अंदर मूव हो सकता हूँ। और सबको मैं यही बोलना चाहूंगा कि यार वेट मत करो। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वेट करते रहते हैं कि भाई हाँ पहले पढ़ाई कंप्लीट हो जाए फिर देखेंगे, या फिर 1 साल में अपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे जॉब कर लेता हूँ फिर देखेंगे, या फिर यार 2 साल टाइम पास कर लेते हैं फिर देखेंगे। ना भैया, जैसे ही आप कनाडा का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हो ना, उसके साथ साथ अपनी कनाडा की पीआर की प्लानिंग करना स्टार्ट कर लो। गवर्नमेंट के ऊपर आप डिपेंड नहीं हो सकते। काफी सारे लोग ये भी सोचते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऐसा कर देगी, टीआर टू पीआर आ जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। भाई कुछ डिपेंड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी पॉलिटिक्स खेलती है, वो अपना फायदा देखती है कि भाई कैसे सारी चीजें हो सकती हैं। अगर उनको लगेगा कि इमिग्रेशन एकदम बंद कर दो जिससे उनको वोट्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली वो इमिग्रेशन को बंद कर देंगे। तो गवर्नमेंट के ऊपर आप किसी प्रोग्राम चेंजेस के लिए डिपेंड नहीं कर सकते। मैं कहना चाहूंगा कि जॉब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीआर भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में नीचे नहीं आती है। पीआर थोड़ी सी नीचे आती है, लेकिन हाँ वो भी जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पीआर होगी जॉब नहीं होगी तो क्या फायदा, पीआर लेने का कोई फायदा नहीं है। भाई हम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होंगे, पैसे पूसे नहीं है तो मजा नहीं आएगा। अभी पीआर होगी, सिटीजन भी हो गए, बट कनाडा में रहने का मजा नहीं है, कनाडा बेकार है। लेकिन अगर जॉब होगी पीआर नहीं होगी तो वो भी दिक्कत वाली चीज है, क्योंकि फिर तो कनाडा में रह ही नहीं पाएंगे, तो वो जॉब भी इवेंचुअली चली ही जाएगी। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जॉब थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीआर इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ डेफिनेटली इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। या फिर वो आइल्स 8 बैंड में कहते हैं इंडिस्पेंसेबल है। तो दोनों चीजें इंडिस्पेंसेबल है, बट वही है ना, लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे है। बाकी आपको पता ही है कि भी कनाडा के अंदर रेसिज्म रूसिज्म का हिसाब किताब बहुत ही खतरनाक हो रखा है। लेकिन मेरे साथ भी बहुत ज्यादा रेसिज्म हुआ था जब मैं स्टूडेंट था कनाडा के अंदर। तो उसके बारे में जानना चाहते हो, सारी स्टोरी जानना चाहते हो, तो राइट वाली वीडियो चेकआउट करो। या फिर अगर आप कनाडा के अंदर गाड़ी गुड़ी लेने का सोच रहे हो, कैश पे ले, फाइनेंस कराए, नई खरीदे पुरानी खरीदे, क्या हिसाब किताब होना चाहिए, वो पता करने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज stay healthy and keep hustling.